ये बात मेरे होश संभालने से पहले की है। अब्बा के एक जानने वाले अंकल हमारे घर आए, तब मैं मुश्किल से 8 साल की थी। मेरे वालिद ने उन्हें रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था। इस शख्स का नाम वजीर अली था, लेकिन वालिद उसे वीरो बुलाते थे। अम्मी ने वीरो के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इन दिनों मुश्किल में है और उसके पास रहने की जगह नहीं थी। तभी मैंने कुछ अरसे के लिए उसे अपने घर में ठहरा लिया। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है, तुम उसे अपना छोटा दीवर समझो। उसने मुझे अपनी मुश्किल बयान की तो मैं इनकार नहीं कर सका। इम्मा ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसे रात में सलाएंगे कहाँ? अब्बा कहने लगे, अरे बच्चों वाले कमरे में ये भी पलंग पर सो लेगा। अब तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतजाम कर देता। अम्मा अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गईं। वो अब्बा से ज्यादा बहसो तिकरार नहीं करती थीं। वो दिन को एक कारपेंटर के पास काम पर चला जाता और रात को लौट कर वापस आता। वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल फरूट, कभी सुबह के नाश्ते का सामान, इंडे, डीबल रोटी वगैरह ले आता। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता था। दोपहर का खाना अपने कारपेंटर दीन मोहम्मद के पास और रात का खाना कभी बाहर खा लेता। और कभी वो आ जाता तो वालिद इसरार करके उसे रात के खाने पर साथ बैठा लेते। हम सब बच्चे उसे चाचा कहते थे, क्योंकि वालिद कहते कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज है। बड़े दिनों में वीरों ने भी साथ दिया। वालिद की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था, लेकिन वीरों के आ जाने से अब कुछ हालात बेहतर होने लगे। खर्चा खत्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल, दाल, चावल खत्म हो जाते और उसे पता चल जाता तो वो ये चीजें खरीद कर ला देता और हमसे पैसे न लेता। वो कहता कि मैं भी उस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा भी हक बनता है कि उस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालूं। फेरो अम्मी से कहता, अगर आप मुझे उन बच्चों का सगा चाचा समझ लें तो मेरे लिए उससे बढ़कर और खुशी की बात क्या होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। उन बातों से मेरी माँ मुतासिर हो गई कि वीरो वाकई एक नेक दिल और अच्छा इंसान है। अगर हमने उसे रहने को जगह दी तो ये भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। दरअसल वीरो का किसी बात पर अपने भाई और भाभी से झगड़ा हुआ, तब वो सामान उठाकर अब्बा के पास चला आया और अब वो अपने भाई के घर जाकर रहने पर तैयार नहीं था। वीरू अपनी कमाई में से आधी रकम हमारे इखराजात में मिलाने लगा, तभी मिलजुल कर अच्छी जिंदगी बसर होने लगी। माली लिहाज से मेरे वालिदीन को सहूलत हो गई। हम कल 4 बहन भाई थे, सब मुझसे छोटे थे। ये नादानी का वक्त था। मुझे वीरो चाचा बहुत अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या कोई काम कहते तो मैं दौड़ दौड़ कर उनका काम कर देती, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम वीरो चाचा से बहुत खुश थे जो हमारे लिए रोज बिस्किट, टाफियां या कुछ ऐसी चीजें खरीद लाते जिनको बच्चे पसंद करते हैं। माँ को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो उन्हें अपने घर का फर्द मान चुकी थीं। एक कमरे में हमारे वालिदीन सोते थे और दूसरे कमरे में हम सब बच्चे जमीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो पहले मेरी थी, लेकिन अब वीरो चाचा को मिल गई। लेकिन अब तो इस आदमी को चाचा कहते हुए मुझे शर्म आती है। अपनी जिंदगी पर बेता हुआ ये वाकया मैं उसलिए बता रही हूँ कि वो वालिदीन जो गैरों पर भरोसा कर लेते हैं, वो मेरी जिंदगी से सबका हासिल करें। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद में थक हार कर रात को गहरी नींद सो जाते हैं। हम भी फर्श पर लाइन से तलियां बिछाकर बराबर बराबर सो जाते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मी के काम भी करती थी, इसलिए बहुत थक जाती थी। फिर रात को ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश न रहता, और वैसे भी चौथी क्लास की बच्ची को किस बात का होश होता। जब मेरे बहन भाई सो जाते तो रात को ये इंसान मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लिटा लेता। मुझे किसी बात का मतलब समझ नहीं आता था। मैं तो नींद में डूबी होती, कभी सो जाती कभी जाग जाती। फिर वो मुझे पैसे और मीठी गोलियां और बस्कट दे देता और मुझे कहता कि किसी को भी रात की इस बात का पता न चले। वो ना भी कहता तब भी मैं किसी को क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभाला, तब भी वीरों को वही हरकत करते पाया। मगर अब फर्क ये था कि वो साथ में गंदी बातें भी करता था। वो बातें कभी मेरी समझ में आ जाते और कभी मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये सब कुछ मेरे हक में बुरा था और मैं खुसारे में पड़ती जा रही हूँ। हम बच्चों के कमरे के साथ थोड़ी सी जमीन थी। वेरो चाचा ने अब्बा से कहा कि अगर आप बुरा न माने तो इस जगह पर 4 दीवारी बनाकर छत डाल लो। कारपेंटर तो अपना दोस्त है, छत, खिड़कियां, दरवाजे बहुत कम पैसों में बन जाएंगे और मजदूरी में खुद कर लूंगा। अब्बा उसकी बात पर बहुत खुश हुए। वैसे भी घर में एक कमरे की बहुत जरूरत थी। देखते ही देखते चंद दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। वीरो चाचा ने हमारे कमरे के दरमियान एक दरवाजा बना दिया ताकि नया कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा रहे। वालिद ने नए कमरे में नई चारपाई डलवा कर ये कमरा वीरो चाचा के हवाले कर दिया ताकि स्कूल से वो अलग रह सके और बच्चे अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर सकें। हम बहन भाई अपने कमरे में सूते थे
और वीरो चाचा अपने कमरे में सोता था। रात को जब मेरे वालदीन और बहन भाई सो जाते तो वीरो चाचा चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझे समझ आने लगी थी। मैं उसे कहती कि वीरो चाचा रात को हमारे कमरे में ना आया करो, वरना मैं अपने वालदीन को बता दूंगी। वीरो चाचा मुझे कहता कि तेरा बाप कब तेरी बात मानेगा, वो तो मेरी बात का यकीन करेगा क्योंकि मैं उसे आधे पैसे देता हूँ। मैं वीरो चाचा की बात सुनकर डर जाती क्योंकि उसने मुझे नसमझी की उम्र से डरा धमका दिया था। मैं उससे बहुत डरती थी। 8 साल ये इंसान हमारे साथ रहा और मेरे साथ ऐसे ही करता रहा। मेरे वालदीन उसके लिए फिक्रमंद रहने लगे कि कब तक वीरो कनवारा रहेगा। अब उसकी शादी करा देनी चाहिए ताकि उसका घर भी आबाद हो सके। अब्बा के कहने पर उम्मा ने उसके लिए शरीक हयात की तलाश शुरू कर दी। एक जान पहचान के घर में रिश्ता तलाश कर लिया और वहां वीरो का निकाह हो गया। शादी के बाद कुछ दिन वो अपनी बीवी में मशगूल रहा और फिर वही पुरानी रोश दोहराई जाने लगी। जब उसकी बीवी माहे जाती तो वो हमारे कमरे में आ जाता। मैं किसी को कुछ भी ना बता सकती थी, दिल ही दिल में जलती रहती। वालदीन ने तरबियत ऐसी की थी कि किसी बात पर जबान खोलना अपने आप को मार डालने वाली बात थी। मुझे अपने बाप से बहुत डर लगता था कि न जाने क्या कर गुजरेंगे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी माँ को सब बता देती। वीरो से मेरा झगड़ा हो जाता तो वो मुझे धमकियां देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, इसलिए मुझे उससे डर लगता था। मैं पूरी तरह उसके दबाव में थी। एक दिन उसने अब्बा से कहा कि मेरा उस्ताद मुझसे बहुत काम लेता है और मुझे पैसे कम देता है। मैं अलग से दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ रकम इकट्ठी करके अपना घर ले सकूं। वालिद ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और अपनी जमा पूंजी उसको देकर दुकान खोल दी। वो चंद महीनों में दुकान का सारा सामान खत्म करके वहां से चल बसा। वो तो चला गया, लेकिन उसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा और मैं अलझन का शिकार होती रही। मेरा ख्याल कहीं और होता और काम कहीं और होता। अजीब बेचैनी हो रही थी। मेरी हालत देखकर मेरी सहेलियां कहती कि तुम किन ख्यालात में गम रहती हो। मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे अपनी उस खोई हुई इज्जत का गम है जिसको एक जुल्म ने तार तार कर दिया था। मैं इम्तिहान में भी इसी वजह से पास नहीं हो सकी। वो इंसान तो जा चुका था और मेरी सुनहरी उम्र भी मेली होकर निकल चुकी थी, मगर दिल की ख्वाहिश है कि ख़त्म नहीं होती। इसके जाने के बाद जितने भी हादसे मेरी ज़िंदगी में हुए, इस इंसान को ही उनका जिम्मेदार समझती हूँ। इसके चले जाने के बाद मैं हर वक्त खोई खोई रहने लगी। मेरा दिमाग माऊ हो गया था। इसके चले जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया और मुझे कदरे सुकून मिला। मैं अपने कज़न यासिर को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसके साथ मुझे उस बात का शदीद एहसास था कि अब मैं उसके काबिल नहीं हूँ। एक उर्से तक मैं चपके चपके उससे मोहब्बत करती रही और मेरी बदकिस्मती देखिए कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राजी हुआ तो मैंने खुद इनकार कर दिया। ये इनकार करते वक्त मेरे दिल पर एक क़यामत गुजर गई थी, लेकिन इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जब मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता यासिर के साथ किया, एक दिन यासिर मुझसे कहने लगा, देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ, मगर एक बात तुम्हें मुझे बतानी होगी कि क्या तुम्हारा माजी में किसी से कोई ताल्लुक तो नहीं रहा। मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। यासिर की ये बात सुनते ही मेरे सारे ख्वाब पल भर में टूट गए। मैं यासिर को ये कैसे बता देती कि मैं तो अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़, अपनी इज्जत को लौटा चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने दिल पर पत्थर रख कर ये कहा कि यासिर, मेरा ख्याल छोड़ दो। मुझे तुम अच्छे लगते हो, मगर शादी के नुक्ता नज़र से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे किसी और से मोहब्बत है। काश मैं उसे बता सकती कि मेरी चादर मैली सही, मगर मैं मासूम पर बचपन में जुल्म और बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं यासिर का मिजाज समझ चुकी थी। अपनी मजबूरियों की दास्तान, अपने ऊपर जुल्म और ज़्यादती की अपनी बेती सुना भी देती तो मुझे यकीन था कि मुझे माफ़ी न मिलती। आजिज़ी माफ़ी तो हर मर्द दे देता है और ऐली ज़र्फ बन जाता है, मगर उसके दिल में जो एक बार कांटा चबता है तो फिर उसे निकालना मर्द के अपने बस की बात नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।